Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vishali. Today we are going to start new topic and the topic name is Taylor Scientific Management. अब टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम उनकी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। सो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर 1856 to 1915 was a person who within a very short duration 1878 to 1884 rose from ranks of an ordinary apprentice to chief engineer in Midwell Steel Company USA। अब वो बताते हैं टेलर, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो है, ठीक है। वो बताते हैं वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही कम समय में, और समय कौन सा है, सन कौन सा है, 1878 टू 1884। वो बताते हैं कि वो एक ऑर्डिनरी अपेरेंटिक्स कर रहे थे, जैसे कि आप इंटर्नशिप वगैरह करते हो, छोटी मोटी शिक्षा वगैरह, स्टडी वगैरह करते हो, ठीक है। तो वैसे ही इंटर्नशिप टाइप की वो ले रहे थे और उससे ही वो एक ऑर्डिनरी मैन से वो क्या बन गए, चीफ इंजीनियर बन गए। कब, 1878 टू 1884 के बीच की बात है ये, ठीक है। और वो इंजीनियर कहाँ बने थे, मिडवेल स्टील कंपनी में, जो कि कहाँ थी, यूएसए में। Taylor conducted a number of experiments and came to a conclusion that workers were producing much less than the targeted standard task। अब क्या हुआ, जब टेलर एक कंपनी में इंजीनियर के तौर पे लगे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ठीक है, एनालिसिस करा और रिज़ल्ट निकाला। उन्होंने ये पता करा कि जो वर्कर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन बहुत कम कर रहे हैं, इनकी जो भी बना रहे हैं, जो भी वो कर रही हैं, वो बहुत ही कम कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, जितना कि एक टास्क स्टैंडर्ड टास्क सेट किया। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि फॉर सेक कि मैंने बोला कि 100 यूनिट्स बनानी है, ठीक है, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो 100 यूनिट्स बनाने की जगह सिर्फ 90 यूनिट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, जितना मैंने टारगेट सेट किया है उससे वो क्या कर रहे हैं, बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑल्सो बोथ द पार्टीज, मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स आर hostile towards each other. He gave a number of suggestions to solve this problem and correctly propounded the theory of scientific management to emphasize the use of scientific approach in managing an enterprise instead of hit and trial method। वो कह रहे हैं कि जो भी मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो भी हॉस्टाइल होती हैं, ठीक है, उसे देखा गया और उन्होंने बहुत सारे इसके बारे में सजेशंस दिए कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे सही किया जा सकता है, या फिर कौन सी थ्योरी मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी उन्होंने एम्फसाइज़ करी कि भाई इस थ्योरी से आप बहुत सारी चीज़ें अपने इंटरप्राइज में बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो, इंस्टेड मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस करे हुए जैसे बहुत सारे मेथड ये लोग यूज़ कर लेते हैं, तो वो कह रहा है कि आप ये मेथड्स मत यूज़ करो जो आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड दिए जा रहे हैं, यानी कि साइंटिफिकली जो मेथड यूज़ होने चाहिए मैनेजमेंट में आप वो यूज़ करो, ठीक है। ये नहीं कि आपने कहा ठीक है आपका अंदाज़ा ये है कि आपको इस तरीके से मैनेजमेंट चलाना है तो आपने वो तरीका यूज़ कर लिया, नहीं। वो कह रहा है आप अपना एक्सपीरियंस मत लगाओ मैनेजमेंट में, लेकिन जो साइंटिफिकली होना चाहिए आप वो यूज़ करो, ठीक है। So for his contribution he is well known as a father of scientific management। और उनके यही कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उन्हें क्या बोला गया, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्हें फादर बोला गया साइंटिफिक मैनेजमेंट का। Scientific management attempts to eliminate wastage to ensure maximum production at minimum cost। और साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है कि आपका जितना भी वेस्टेज है उसे एलिमिनेट करो, यानी कि उसे सब हटा दो, कम कर दो, ठीक है, दूर कर दो, और आप इंश्योर करो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, वो भी मिनिमम कॉस्ट में, यानी कि कम खर्चे में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट वन है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, फोर्थ इज अ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, और फिफ्थ लास्ट है मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं।
कि फर्स्ट क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप साइंस को यूज़ करिए, थंब को यूज़ मत करिए। थंब मीन्स अंगूठा, ठीक है। तो वो कह रहा आप अंगूठे का रूल मत अपनाइए, आप साइंटिफिकली जो यूज़ होना चाहिए उसे यूज़ करिए। देखिए क्या लिखा है, देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी and analysis of each element of a job in order to replace the old rule of thumb approach or hit and miss method। वो कह रहा है मतलब एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, उसे एनालिसिस करिए। आप साइंटिफिक स्टडी जो दी गई है आप उसे पढ़िए, उसे एनालिसिस करिए, ठीक है। और जो आप रूल ऑफ थंब अपना रहे हो, पुराना तरीका जो भी अपना रहे हो, पुराने तरीके यानी कि क्या होता है बेसिकली, हम कुछ चीज़ें हैं हम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं। जैसे कोई भी जॉब है, मैं उस जॉब को मान लीजिए कई साल तक करती आ रही हूँ। अब उस जॉब में मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे मैं फेस कर रही हूँ। तो अब क्या हो गया, उन्हें फेस करते करते क्या हो गया, मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया कि किस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए। तो वो कह रहा है कि आप ऐसा मत करिए कि जो चीज़ आप पुराने समय में एक्सपीरियंस करी हुई है उसी को आप यहाँ कंपनी में फॉलो कर दे रहे हैं। नहीं, आप पुराने मेथडों को यूज़ मत करिए, ठीक है। और हिट एंड मिस मेथड भी यूज़ मत करिए। हिट एंड मतलब बार बार हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं नई हम वो चीज़ें क्या करते हैं, नई कंपनी में अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। वी शुड कंस्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक्स विच मेक द वर्क मच सिंपलियर, ईजियर एंड क्विकर। वो कह रहा है कि जो हमारी कंस्टेंटली जो एक्सपेरिमेंट करके नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं, ठीक है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी चीज़ें, हमारा जो काम है वो सिंपल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और क्विक हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम पुरानी चीज़ें अपनाते रहते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अपनाने से होगा कुछ नहीं। मतलब चीज़ें हो तो जाएंगी लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो कह रहा है कि अब चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, डेवलप्ड हो रही हैं, रिनोवेट हो रही हैं। अब चीज़ें जैसे जैसे रिनोवेट होती जाएंगी, चीज़ों में नई टेक्निक्स आती जाएंगी। अगर हम उसे फॉलो ना करके पुरानी चीज़ों के पीछे पड़े रहेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो एक कंपनी को मिलना चाहिए। तो कह रहा है कि आप साइंटिफिकली मैनेजमेंट को चलाइए, आप रूल ऑफ थंब मत करिए, ठीक है। सेकेंड कह रहा है हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। आप क्या रखिए, हारमनी रखिए, डिस्कॉर्ड मत करिए। हारमनी मतलब शांति पूर्वक काम करिए, शांति से बिजनेस चलाइए अपना, लड़ाई झगड़े ये सब मत करिए। तो क्या कह रहा है देखिए, इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी मेंटल रिवोल्यूशन ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर्स इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ईच अदर रूल्स एंड एलिमिनेट एनी क्लास कन्फ्लिक्ट टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वो कह रहा है कि कोई भी, देखिए मेंटली आपको क्या करना है, रिवोल्यूशन नहीं करना है, सॉरी मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैनेजर हैं, मैनेजर अगर वर्कर की रिस्पेक्ट ना करे तो भी क्या होंगे, बहुत सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। और अगर वर्कर अपने मैनेजर की रिस्पेक्ट ना करे तो भी कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो आप क्या कह रहा है कि दोनों साइड से क्या होना है, शांतिपूर्वक काम होना है। अगर मैनेजर कोई ऑर्डर दे रहा है तो वर्कर्स उसे फॉलो करें। अगर वर्कर्स कोई रिव्यू या फिर कोई ओपिनियन देना चाहता है या कोई भी डिसीज़न बताना चाहता है, सजेशन देना चाहता है, तो मैनेजर को चाहिए कि वो उस चीज़ को सुने, समझे और उस चीज़ को फॉलो अप्लाई करने की कोशिश करे, ठीक है। तो इससे क्या बना रहता है, कंपनी में पीस बना रहता है, शांति बनी रहती है और लड़ाई झगड़े नहीं होते। और जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का सेट किया गया होता है, ऑब्जेक्टिव सेट किया गया होता है, वो फॉलो होता है। नेक्स्ट है थर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई कॉपरेशन दिखाओ, अलग अलग काम ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वेयर बाय कंस्ट्रक्टिव सजेशन ऑफ वर्कर्स शुड बी अडॉप्टेड एंड दे शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एज बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म टुगेदर। अभी ऊपर वाले मैं आपको यही बताया था। क्या कह रहा है कि देखिए प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी और नॉट डिस्कॉर्ड, इसमें भी मैंने अभी यही बताया था कि शांतिपूर्वक काम करना है, एक दूसरे को समझना है, सुनना है, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर क्या कह रहा है, मान लीजिए अगर वर्कर ने कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया, ऐसा कोई सजेशन दिया है जो अच्छा है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है, तो
आप मैनेजर को क्या करना है, उसकी बात को सुनना है, समझना है और उसके साथ कोऑपरेट करके उस काम को करना है। और वर्कर्स को भी क्या करना है, स्ट्राइक पे जैसे नहीं चले जाना है। अब जैसे छोटी छोटी बातों में आप देखते होंगे कंपनी में लोग स्ट्राइक में बैठ जाते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो अगर मैनेजर और वर्कर्स दोनों ही अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से कोऑपरेशन के साथ एकतापूर्वक काम करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस स्मूथली चलेगा और उनका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। यानी कि अलग अलग काम नहीं करना है, दोनों साइड से क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट होना चाहिए हर किसी का, चाहे वो हेज है चाहे वो हर है, उसकी एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ competencies of all persons of an organization after their scientific selection and assigning work suited to their temperament and abilities। क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आफ्टर देयर साइंटिफिक सिलेक्शन, आप पहले उनका साइंटिफिकली सिलेक्शन करिए। साइंटिफिकली सिलेक्शन मतलब जो जिस कैटेगरी का है उस हिसाब से आप उसको उस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा है तो आप उसे वहाँ डालिए, कोई मार्केटिंग में बहुत अच्छा है तो आप उसे उसमें डालिए, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा है तो कोई उसे उसमें डालिए, कोई HR डिपार्टमेंट में अच्छा है तो आप उसे डालिए, ठीक है। तो कह रहा है जो जिस साइंटिफिकली जो जिस डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल है आप उसे क्या करिए, उस डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। एंड असाइनिंग वर्क सूटेड टू देयर टेम्परमेंट एंड एबिलिटीज़, और आप उसे वो काम असाइन करिए जो उसको सूट करता है, उसके टेम्परमेंट और उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से उसको सूट करता है, वो कर सकता है, ठीक है। फिर दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय यूटिलाइजिंग द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स टू द फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। इससे क्या होगा, अगर आप हर बंदे को उसकी एबिलिटी के हिसाब से काम देंगे तो आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका उस वर्कर का जो स्किल है, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या होगा, यूटिलाइज होगा, जिसके लिए आपको प्रॉपर और फुलेस्ट क्या मिलेगा, बेनिफिशियल मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, तो आप मुझे मार्केटिंग में डालिए। मार्केटिंग में डालेंगे तो क्या होगा, मैं आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दूंगी, यानी कि ज़्यादा काम करके दूंगी, तो ये आपकी कंपनी के लिए तो अच्छा है। क्यों, क्योंकि मेरी स्किल्स मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आप मुझे मार्केटिंग में ना डाल के अगर प्रोडक्शन में डाल देंगे तो वहाँ तो मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाऊँगी। क्या आपको वो प्रॉपर मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाएगा जो आप मुझसे चाह रहे हैं? नहीं, कभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट ना देना, ठीक है। बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स शुड ट्राई टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। वो कह रहा है चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो वर्कर्स हो, दोनों को ही ये कोशिश करनी चाहिए कि वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालें, ठीक है, अपनी कंपनी से। दिस विल बी बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज़, ये दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। मैक्सिमम आउटपुट विल रिजल्ट इन हायर वेजेस फॉर द वर्कर्स। अगर ज़्यादा काम करके आप देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा सैलरी। अब देखिए, मान लीजिए अगर वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या होगा, वर्कर्स जितना अच्छा काम होगा उन कंपनी को फ़ायदा होगा, और जितना फ़ायदा होगा वर्कर्स की वेजेस उतनी बढ़ जाएगी। एंड ग्रेटर प्रॉफिट फॉर द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा होगा कि जितना वो काम करेंगे उतना ही उनकी कंपनी को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इज़ ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड द सोसाइटी एट लार्ज। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो ये कंज्यूमर के लिए और सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आप बनाएंगे उतना सोसाइटी को भी और या कंज्यूमर को भी वो प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे। तो हर चीज़ का क्या करना है, मैक्सिमम ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करके दे सको। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इसकी टेक्निक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में
हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी को ये सारे ही पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगी, ठीक है। और प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।